अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 81 का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जी जनाब, जो प्रीवियस वीडियो थी 81 का पार्ट 3, वो जो है वो मुझसे बाय मिस्टेक जो है वो डिलीट हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। तो मैंने वो दोबारा अपलोड की, लेकिन हमारा जो है ना वो इंटरनेट का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था। तो वो वायर वगैरह कहीं से टूट गई थी, तो वो कनेक्शन वगैरह करवाया, तो उसके बावजूद जो है ना, वो नेटवर्क का मीन्स के इश्यू आ रहा था कि स्पीड स्लो आ रही थी, तो इसलिए ना अपलोडिंग नहीं हो रही थी। जो मैंने एडवांस में की हुई थी, वो तो मैं पब्लिश कर रही थी साथ के साथ, लेकिन ना नेक्स्ट जो वीडियो है, वो पोस्ट नहीं हो रही थी और फिर बीच में जो 2-3 दिन थे, वो बिज़ी भी थे। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं कमेंट बॉक्स में आके, "आप ये क्या किया आपने? दोबारा-दोबारा पोस्ट कर दिया। हम 2 दिन इंतज़ार करते, 3 दिन इंतज़ार करते।" भई अगले बंदे की भी मजबूरी होती है, आप लोग समझते ही नहीं है इस चीज़ को। कुछ बंदे तो इतने सेल्फिश हैं कि बस क्या बताऊँ, उन लोगों को ना बस कुछ कह नहीं सकते। इतनी बदतमीज़ी करते हैं कमेंट बॉक्स में आके ये लोग। आप लोग जो है ना थोड़ा-सा इस चीज़ को समझा करें कि अगला अगला भी इंसान है, अगले को भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज़ वगैरह देती हूँ। ये मुझे पता है कि मैं किस तरह देती हूँ। मेरी बाकी की भी लाइफ़ है, मेरी बाकी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे खुद की अलग लाइफ़ है। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह देती हूँ। तो अब आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझा करें कि अगर मैं वीडियोज़ नहीं दे रही हूँ, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है या कोई भी मीन्स के मसरूफ़ियात हो सकती है या बाज़ दफ़ा इंसान हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मेरा भी दिल नहीं करता रिकॉर्डिंग करने को। तो इस चीज़ को समझा करें आप लोग ना, कमेंट बॉक्स में आके इस तरह से ना कहा करें, मेरी भी दिल आज़ारी होती है, फिर मेरा दिल नहीं करता रिकॉर्डिंग करने को। अभी मैं बड़ी मुश्किल से बैठी हूँ रिकॉर्ड करने, मेरा दिल नहीं कर रहा था कमेंट बॉक्स में आप लोगों के ना कमेंट्स पढ़ के। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले कमेंट नहीं करते और वो बाद में आके कमेंट बॉक्स में इतना-इतना कुछ बोल जाते हैं, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं कुछ नहीं कहती किसी को ना जल्दी से। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और काफ़ी इतने सेल्फिश लोग हैं कि जो सिर्फ़ रमज़ जुनून पढ़ने आते हैं, बाकी के नॉवेल्स जो हैं वो नहीं रीड करते। तो उनसे कहना चाहूँगी कि अपने सेल्फिश वाले जो ज़ोन से है ना वो थोड़ा-सा निकल कर आएँ बाहर, बाकी के नॉवेल्स भी रीड किया करें। उन पे भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। 1-2 लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, मैं फ़ौरन से जो है वो राइटर से परमिशन लेती हूँ और फिर बाद में जो है आप लोगों के लिए नॉवल लेकर आती हूँ। तो मुझे यही लगता है कि यहाँ से रमज़ जुनून एंड होगा और आप लोग सारे भाग जाओगे। काफ़ी लोग ऐसे ही करेंगे, तो ऐसा ना किया करें। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस पसंद है, अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है, तो आप लोग जो है मेरे बाकी के नॉवेल्स को भी रीड किया करें, सुना करें। तो चलें जी, बाकी की गिले-शिकवे मैं बाद में करूँगी। गिले-शिकवे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, बाकी की बातें बाद में करते हैं। चलते हैं नॉवेल की तरफ। रमज़ जुनून एपिसोड 81 का पार्ट 4। रज़ाई में दुबके ज़मर खान ने अपने सूजे हुए पपोते बमुश्किल खोलते इर्द-गिर्द निगाहें दौड़ाईं। कमरा देखते रात का एक-एक लम्हा शदोमत से इसकी आंखों के आगे लहराया था। सर में दर्द की टीसें उठने लगी। सुरमई गुलाबी माइल मतोरम आंखों से आंसुओं की लड़ियां गालों पर बहने लगी। वो बेदर्दी से अपनी आंखें हथेलियों से मसलते कराहते हुए बमुश्किल उठकर बैठी थी। लकड़ी के दाएं बाएं खुलते दरवाजों से अल्तमिश खानजादा ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुआ था। जमर खान से देखते नफरत और रुखाई से अपना चेहरा फेर गई थी। अल्तमिश खानजादा इस वक्त कैमल कलर की शलवार कमीज पर स्याह शाल कंधों पर डाले हुए था। भीगे बाल पेशानी पर बिखरे थे। सर पर ताज़ा ताज़ा बैंडेज हुई थी। जमर खान ने इसे एक नज़र देखते झुरझुरी ली थी। जालिम खुद सर सफाक इंसान जो देव जैसे कदो कामत रखता था, वही इस तरह इतने जख्मों में शावर ले सकता था। वो था ऐसे था जैसे इसे कोई जख्म आया ही ना हो। वो निखरा सा खुशबुओं में बसा हुआ इसकी जानदार पर्सनैलिटी इस वक्त बेहद बारोग लग रही थी। चेहरे के नकूश में सख्तियां सी घुली थी। नकूश कुछ हद तक सुर्ख भी थे। हमेशा की तरह शलवार कमीज में इसका वर्जिशी कसरती बदन बेहद नुमायां होते हुए इस पर यह लिबास मजीद जच रहा था। वो ट्रे टेबल पर रखे सोफे पर बैठा था। ट्रे में शीरमाल के साथ बड़े से प्याले में चाय पड़ी थी। मुजिमर खान के साथ सामने बैठे खामोशी से शीरमाल को चाय में डिप करते खाने लगा। जमर खान अल्तमिश खानजादा को नफरत अमीज निगाहों से देखते सामने रखी लोही की अलमारी पर नस्ब आईने में नजर आते अपने अक्स को देखने लगी। चेहरा नील हुआ था। बुरी तरह सूजा, आंखें भी मुतोरम, सुर्ख सी गालों पर उंगलियों के बेदर्द निशान जो साफ जाहिर था इसके नहीं, इससे बेदर्द जालिम इंसान के हैं। उसका हाथ अच्छा खासा भारी था। जमीर खान के 1000 थप्पड़ों पर इसका एक थप्पड़ भारी था। रात को कुछ लम्हों के लिए इसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे।
کانوں میں سیٹیاں سے بجنے لگیں، اسے تو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کا حشر نشر ہوا تھا، وہ کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آئینے میں دیکھتے مسلسل آنسو بہا رہی تھی، بہتے آنسو آرس پر پھسلتے ان کے گالوں کی جلن میں اضافہ کر رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت زمر خان کی بے حد دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی، جن پر چاہ کر بھی وہ قابو نہیں پا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس ظالم اجڑ گواہ شخص کے سامنے مزید اپنی بے بسی مظلومیت کا رونا روئے، مگر اپنی حالت اور بے بسی پر اس کا دل زار و زار رو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہی جا رہے تھے، بھوک اور نکاہت کے احساس سے اسے چکر آ رہے تھے۔ اٹھ کر چلنا دوبھر تھا، اسے واش روم جانا تھا، 2 قدم بھی چلنا تھا، چلنا بھی محال تھا۔ وہ پھر سے اپنی بے بسی سے روئی تھی۔ جتنا چھوٹا یہ جھونپڑا تھا، مگر واش روم ایسے لگتا تھا مریخ پر ہو۔ کمرے سے ہوتے برآمدے پر صحن میں آخر میں وہ واش روم کا سوچتے ہی اس کی سرمئی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہوئے۔ کہاں اس کے کمرے کا لگژری واش روم اور کہاں یہ جسے پورا گھر استعمال کرتا تھا۔ اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجتے تیز ہونے لگی تھی۔ التمش خانزادہ بے پرواہی سے بڑی رغبت سے شیرمال چائے کے پیالے میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا، جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ مجھے واش روم جانا ہے، زمر خان نے اپنی گھی آواز پر قابو پاتے اسے ایک نگاہ دیکھتے کہا۔ میرا یہ جھونپڑا تمہارے لیے نیا نہیں، نہ اتنا بڑا جو تم بیت الخلا ڈھونڈ نہ سکو۔ وہ نخوت سے جواب دیتے شیرمال کھانے میں مصروف ہو گیا۔ بیت الخلا زمر کی کرب میں ڈوبی ہچکی اٹھے۔ جی، بیت الخلا، انگریز لوگ آئے اور بیت الخلا کا ٹوائلٹ، واش روم، ریسٹ روم کا خطاب دے کر ہم غریب لوگوں کے لیے تو ابھی بھی بیت الخلا ہے اور ساتھ میں غسل خانہ بھی ہے۔ آپ امیر کمزور لوگوں سے زیادہ صاف ستھرے ہیں۔ بیت الخلا اور غسل خانہ الگ الگ ہیں۔ آپ امیروں کی طرح نہیں، کمرے میں ہی واش روم بنا لو، اسی میں نہاؤ اور اسی میں ہی۔ وہ بات ادھوری چھوڑتے تنزیہ مسکرایا۔ زمر خان اس کی آدھی ادھوری بات پر اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے چارپائی سے اٹھی۔ زوردار چکر آنے پر وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ التمش خانزادہ چائے کے پیالے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے چائے چسکیوں کے ساتھ پینے لگا۔ زمر خان نے چکراتی نگاہوں سے کمرے کو دیکھتے التمش خانزادہ کو دیکھا۔ وہ ایسے اسے اگنور کیے ہوئے تھا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، ورنہ اس جیسا شاطر انسان نے اسے یوں چکر کھاتے نہ دیکھا ہو۔ یہ ناممکن تھا۔ التمش، زمر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پکار بیٹھی تھی۔ وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ باہر جاتے ہوئے اپنے آپ کو میری چادر سے کور کرو۔ باہر میرا ایک ادب جوان بھائی اور بہن موجود ہے۔ تمہارے یہ دل فریب نظارے دیکھنے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ وہ غریب ضرور ہے مگر ان کا ایک کردار ہے۔ التمش صوفے سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، زمر پر تنزیہ مسکراہٹ اچھال گیا۔ وہ گہرے گلے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا مطلب میرا کوئی کردار نہیں؟ یو بلڈی 2 ٹکے کے گارڈ! زمر خان اس کے حد تک آمیز لفظوں پر سرخ ہوتے حلق کے بل پوری قوت سے چلائی تھی۔ نکاہت اور گلا پھاڑ کر چیخنے کی وجہ سے وہ چکراتی ہوئی دیوار کا سہارا لی گئی۔ چیخنے سے سر کے درد کی تیسوں میں اضافہ ہوا۔ زمر خان کے چیخنے پر التمش خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا۔ جتنے کپڑے اترنے تھے اتر گئے زمر بی بی، جتنا تم نے ننگا کرنا تھا کر لیا۔ کل رات میں بے عزت ہو چکا اپنے بہن بھائیوں، اپنے آس پڑوسیوں کے آگے۔ اب فرق نہیں پڑتا تم چیخو چلاؤ، بلکہ میں چاہوں گا تم جتنا چیخنا چاہتی ہو چیخو، اتنا ہی تمہاری سزاؤں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ وہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے زہر خند مسکرایا۔ زمر خان دیوار سے چپکی سے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ چیخنے چلانے کی مزید ہمت نہ تھی، مگر وہ کن سزاؤں کی آخر بات کر رہا تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی مزید تھپڑ سہنے کی مجاز نہ تھی۔ وہ اس کے تھپڑ کیا، اب اپنے تھپڑ بھی سہ نہیں سکتی تھی۔ گالوں کے ساتھ سر بھی جھنجھنا رہا تھا۔ التمش اس کے ایک پر بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے دل چلانے والی مسکراہٹ اس پر اچھال گیا تھا۔ زبر خان چارپائی پر پڑی التمش کے سا مردانہ شال اٹھاتے اپنے وجود پر اچھی طرح لپیٹ گئی تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اپنے بال بھی ڈھانپو۔ التمش کی غراہٹ پر زمر خان کے قدم رکے تھے۔ اس نے مڑتے ہوئے التمش کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے اپنے سینے پر لیٹی چادر اپنے وجود سے اتارتے التمش کے قدموں میں غصے سے پھینکی۔
अल्तमिश ने अपनी सिर्फ निगाहें इसके कपकपाते वजूद पर गाड़ी की। अगले लम्हे वो फिर से कहका लगा गया था। जमर खान बेतरतीब सांसों से और चकराती निगाहों के साथ इसे देखते दरवाजे के साथ जा लगी थी। इसके नकाहत ज़दा जिस्म में इतनी ताकत न थी वो सामने बैठे सपाक इंसान के साथ भिड़ सकती, मगर यही एक इंसान था जिसकी औकात इसके नज़दीक कंकड़ जितनी भी न थी। फिर वो क्यों झुकती इसके आगे? इसलिए तो इसकी हर बात पर इसे गुस्सा ऊद कर आता था। जिसकी हैसियत, जिस खूबसूरती पर तुम करती हो अफसोस, दोनों तुम्हारे पास अब नहीं रहे। खान के लिए अब तुम मुर्दा और जिंदा एक बराबर हो। खान के कदमों में नाक पे रगड़ोगी, वो अब तुम्हें अपनी हवेली में जगह नहीं देगा। जिस खूबसूरती पर तुम्हें बड़ा नाजो नाम था, एक बार आईना देख लो। वो इस पर तमस्कुराती निगाह डालते तंसिया बोला। ज़ुमर खान की निगाहें बेख्तियार लोहे की अलमारी पर नस्ब आईने पर पड़ी। इसकी सूजी मतोरम आंखों से गरम स्याल मादा बहते इसके आरस को जलाने लगा। खूबसूरत नकोश पर सिर्फ बेदर्द थप्पड़ों की एक गहरी छाप थी। खूबसूरती जवानी वक्त के साथ बलाकर चली ही जाएगी। फिर क्या करोगी तुम? वही औरत खूबसूरती होती है जिसका शौहर इसे बेपनाह चाहता है। मगर तुम जैसी औरत को क्या पता महरम की मोहब्बत का। तुम्हारे जैसे अजब सफ्ताक मर्द की ऐसी औरत खूबसूरती होती है जो रातों को तुम्हारा बिस्तर गर्म करे। यही तो मोहब्बत है तुम महरम मर्दों की। उसकी बात काटते तमस्कराती हंसी। और तुम जैसी औरत के लिए खूबसूरती मोहब्बत तमाम मर्दों के सराहने में होती है। वो इसके जवाब पर बमुश्किल खुद पर जब्त करते जवाबन दिलकशी से मुस्कुराया था, बिना किसी जलन ज़दा मुस्कुराहट के बगैर। खुद पर काबू पाना मुश्किल था, मगर वो खुद पर जब्त कर रहा था। हाँ, होती है। जब तुम और तुम्हारे खान से जैसे मर्द औरत को पाँव की जूती समझते हैं, तो फिर औरत यही करती है जो मैंने किया। मगर फिर तुम जैसे मर्द बात गैरत पर ले आते हैं, जो कि तुम जैसे मर्दों के पास बिल्कुल भी नहीं। वो दरवाजे में समाये तनफ़्फ़ुर ज़दा लहजे में बोली थी, आदिल के पास तुम्हारी बेहुदा तस्वीरें थी, वो तुम्हें एक रात की पेशकश कर रहा था। फिर खुद को पेश क्यों नहीं किया? एक ही रात की तो बात थी। शायद तुम्हें मॉडलिंग में कामयाबी मिल जाती। वो सिगरेट लाइटर से जलाए लबों में दबा गया था। बेइंतहा सुर्ख आंखें गैर मरे नुक्ते पर गढ़ी थी। वो अब जिमर खान की तरफ नहीं देख रहा था। अल्तमिश के सवाल पर जिमर खान को सांप सूंघ गया था। वो जितनी भी बहादुर सही इस सवाल का जवाब ठाकर मुकाबल के मुंह पर मार सकती थी। जो भी था वो इसका शौहर था। वो इस रिश्ते, इस हक को मानती थी, तभी तो इस झोंपड़े नुमा घर के इस कमरे में मौजूद थी। वरना वो जिमर आलियान खान थी, अपनी जान दे देती, कभी मुकाबल के इस झोंपड़े में एक पल न ठहरती। जवाब मांगा है मैंने। अल्तमिश खानजादा ने बज़ाहिर पुरसुकून अंदाज में जवाब तलबी की थी, मगर दिलो दिमाग जलते भावड़ों की लपेट में था। वो बमुश्किल खुद पर जब्त किए हुए था। मुंह नोच डालती इस बगारत का, मगर खुद को कभी न सौंपती। वो जख्मी शेरनी की मानंद गुर्राई थी। अल्तमिश खानजादा ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुक्कारा भरा। औरत चाहकर भी मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। जब रात के गहरे अंधेरे में औरत सूब गज की चादर में खुद को लपेट कर तन तनहा निकलती है, तो समझो इसने कुछ नहीं पहना हुआ। एक औरत मर्द की ना दरिंदगी का मुकाबला कर सकती है, ना इसकी ताकत का। वो सर्द सपाट अंदाज में बोलते टांग पर टांग जमा गया तो मर्दों की सो कॉल्ड सोच। वो अल्तमिश को कीना तोज निगाहों से देखते तिलखी से मुस्कुराई थी। सो कॉल्ड सोच नहीं है, हकीकत है। मर्द घर की औरत के आगे झुकता है, इसकी तल्ख बातें भी हंसकर सुन लेता है। सारा दिन मजदूरी करके वो हंसते हंसते अपनी सारी कमाई इस औरत के हाथ पर लाकर रख देता है, जो मुंह से फुटकार भी बरसाती है, मगर वो फिर भी इसे हथेली के छाले की तरह रखता है। जानती हो क्यों? अल्तमिश खानजादा ने जिमर की तरफ देखते आईब्रो झुकाई। जिमर खान बमुश्किल अपने कदमों के सहारे खड़ी इसे देख रही थी, क्योंकि इसे इस औरत से वफा मिलती है जो बाजारी औरत से नहीं मिलती। जब घर की औरत ही बाजारी बनना चाहे, इसका मकाम हर मर्द की नजर में गिर जाता है। तुम्हें झोपड़े में रहना कबूल नहीं है, मगर हर मर्द की निगाहों की हवस बनना कबूल है। क्यों? कैसी जिंदगी चाहिए तुम्हें? वो आदिल एक नंबर का कमीना था। सिर्फ तुम नहीं, बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें इसके पास थी। इन्हें मुख्तलिफ ऐप के जरिए इन्हें न्यूड तस्वीरों में मुंतकिल करते वो इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। वो जिमर खान को सुर्ख आंखों से देखते सट लहजे में बोल रहा था। जिमर खान गहरे सांस लेते
इसे देखते अपने कपकपाते बदन पर बमुश्किल काबू पाया था। तुमने और जावियार ने मुझे मजबूर किया इस हाल तक ले जाने में। तुम लोग मुझे लाए इस हाल तक, मुझे हर पल बेबसी का एहसास दिलाया। तुम जैसे घर के मर्दों की वजह से औरत का दम इसके घर में घुटने लगता है। तुम ही बताओ, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि तुम मेरा मुकद्दर बने? वो इसे नफरत आमेज निगाहों से देखते, शर्रबार लहजे में गुर्राई आवाज ना चाहते हुए भी भीग उठी थी। अल्तमिश सिमर के लफ्जों पर जबड़े भेजते अपने खून के उबाल पर काबू पाने लगा। मुकद्दर तो अब मैं ही हूँ तुम्हारा। चीखो चिल्लाओ बैन डालो कुछ भी करो, हर रोज सुबह होते ही इसी कमरे से निकला करूंगी, वो भी शावर लेने की गर्ज से। वो सिगरेट का धुआं छोड़ते इसे देखते आंख विंग कर क्या था। जमर खान की बात पर भड़बड़ चली थी, हाथों की मुठ्ठियां भींची थी। अल्तमिश खानजादा इसके हाथों की भींची मुठ्ठियां देखते सोफे से उठते इसकी तरफ भारी कदमों से बढ़ा। जमर खान दरवाजे में मजीद समाई थी, मगर अपनी शरर बार सिर्फ मतोरम आंखें वो स्टिल अल्तमिश खानजादा पर गाढ़े हुई थी। वो इसके करीब आते दरवाजे के दोनों इतराफ में हाथ रखे इसे महसूस कर क्या, जो तुम्हारे साथ आदिल करना चाहता था वो अब तुम्हारा शौहर करेगा। दिन रात हर लम्हा इस कमरे की चारपाई पर उजमर खान की मतोरम आंखों में देखते इसके नकोश पर सिगरेट का धुआं छोड़ गया था। ज़मर आलियान खान नाम है मेरा, ऐसा वैसा कुछ भी किया तुम्हारी जान ले लूंगी। वो जवान पर बिफरी शेरनी की मानिंद गुर्राई थी। वो समझ गई थी मुकाबल ने इसे मारना होता या सख्त सजा देनी होती वो रात को ही दे डालता। जितना वो सरफिरा पागल दहशतनाक इसे इससे बहुत कुछ उम्मीद थी, मगर इसने सिवाय चंद थप्पड़ों के कुछ भी नहीं कहा था। थप्पड़ याद आने पर जमर खान का सर बुरी तरह चकराया था। थप्पड़ भी किसी दहशत से कम न थे, वो तो जैसे मरने वाली हो गई थी। अल्तमिश हुंकार भरते सजाइयां मुस्कुराया। दूसरे लम्हे वो इसके लबों पर झुकते इन्हें अपनी शिद्दत का निशाना बनाने लगा। सिमर खान की इसके हिसार में बुरी तरह छटपटाई थी। वो इसे दरवाजे के साथ लगाए महसूर किए हुए था। निचले लब पर पहले से इसकी शिद्दत से गढ़ा पड़ा था। वो मजीद अपनी बड़बड़ियत ढाने लगा। वो सिर्फ जिमर खान को अपने लबों में पेवस किए इन्हें अपनी शिद्दत से कंधारी कर रहा था। दांतों का इस्तेमाल नहीं किया था। वो अल्तमिश की इतनी सी शिद्दत पर बेहाल हो गई थी। हाथों से मजाहमत करते अपने लंबे नाखूनों का इस्तेमाल करते इसकी गर्दन खरोंचने लगी। अल्तमिश खानजादा इसकी कलाइयां दरवाजे के साथ लगाए इसके लबों को आजाद करते अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करने लगा। जिमर खान भी गजबनाक निगाहों से घूरते धूकने की मानिंद चलती सांसें दुरुस्त करने लगी। चीखो और चिल्लाओ, जितना चीख चिल्ला सकती हो, यहाँ आवाज ना निकली तो घर के आगे खड़ा कर दूंगा। हर राह चलते को मेरी औकात मेरी पहचान बताती रहना। वो इसकी कलाइयां जकड़े झुकते हुए इसकी गहराइयों पर दांत गाड़ गया। जमर खान इसकी शिद्दत पर जितना चीख सकती थी हलक के बल चीख रही थी, मगर आवाज नकाहत में दब गई थी। अल्तमिश अपनी मनमानी करते पीछे हुआ। जमर खान लरसते हुए दरवाजे में समाई। मारो थप्पड़ खुद को, वो इसकी आंखों में देखते हुक्मिया लहजे में गुर्राया। जमर खान से गहरी होती सांसों शररबार निगाहों से देखते मुठ्ठियां भींची हुई थी। नहीं मैं नहीं, हिम्मत में मारूं, मैं मारूं? वो अल्तमिश की बात पर अपने दोनों गालों पर हाथ जमा गई। मुकाबिल का एक थप्पड़ और जान से जाती। अल्तमिश खानजादा का चेहरा गजबनाक हुआ। ये लो लाइटर, इन होठों को जलाओ, मैंने छुआ है। वो लाइटर जलाते इसके होठों के करीब कर गया। जमीर खान सरासीमगी से लाइटर के शोले को देखने लगी। आइंदा खुद को थप्पड़ मारे या खुद को जरा से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, वो हाल करूंगा याद रखोगे। आज चेहरा नहीं पहचाना जा रहा, अगली बार ये खूबसूरत जिस्म नहीं पहचाना जाएगा। इतना बदसूरत बना दूंगा। वैसे कलाई से जकड़े अपने करीब करते एक एक लफ्ज चबा क्या था। जमर खान इसे सिर्फ भीगी निगाहों से देख कर रह गई थी। मुझे शौक नहीं तुम्हारे करीब आने का, और ना मैं आना चाहती हूँ, मगर मुझे मजबूर मत करना। मैं वो करूँ जो मैं खुद नहीं चाहता। ये चारपाई तो तोड़ेगी, इससे पहले तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा। उसकी आंखों में देखते धमकी आमेज लहजे में गुर्राया। जमर खान इसे अब सिर्फ भीगी निगाहों से देख रही थी। जुबान अब तालू से चिपक गई थी। मुझे और जावियार को एक जैसा समझती हो ना? हम जालिम जाबिर मर्द हैं, तो एक बार आयश की हालत देख लेना, जो तुम्हारे भाई ने इसके साथ किया। अफसोस, मैं चाहकर भी इसके साथ हमदर्दी नहीं दिखा सकता। वो तुम्हारे मामले में मासूम थी, सजा सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, मगर वो रात के अंधेरे में इस कमीने आदिल से मिलने क्यों गई? यही इसकी सजा बन गई। कसम खुदा की, मुझे इसके साथ मिलती, आदिल के सीने पर गोलियां बरसाने से पहले तुम्हारे सीने पर मारता।
वो अपनी सुलगती सांसों की बौछार इसके नकूश को सुलगाते इसे एक एक लफ्ज अच्छे से अजबर करवा रहा था। क्या किया आयश के साथ? जमीर खान ने खौफ से हिचकी ली। जो भी किया है खान ने किया है। जो इसके साथ हुआ हकदार तुम थी इसकी। वो जहर खन लहजे में बोलते इससे दूर हुआ था। जमीर खान दरवाजे के साथ चिपकी आयश का सोचते रोने लगी थी। अच्छी तरह चादर ओढ़कर बाहर जाना। बाहर मेरा जवान भाई है। हम लोग बगैरत हैं मगर इतने बगैरत नहीं कि अपने घर की औरत को बेपर्दा देखकर खून जब्त कर ले। खून रगों में दौड़ता नहीं, तब भड़कता है जब अपनी औरत को बेपर्दा देखते हैं। वो हुक्मिया अंदाज में बोलते सोफे पर बैठते टांग पर टांग जमा किया। जमर खान खामोशी से अपने चकराते वजूद को संभालती अल्श की तरफ अल्तमिश की तरफ बढ़ते इसके कदमों में झुकते शॉल उठाए अपने सर पर भी अच्छी तरह उड़ गई थी। वो अल्तमिश के स्लीपर पहनते डगमगाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। अल्तमिश खानजादा सोफे की सतह पर सर रखे सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। कुछ लम्हों बाद वो जी जान से मशगले से बेसार हुआ। ये जहरीला धुआं तो सिर्फ दिल चलाता था, जैसे वो जान का आजार पूरे वजूद अपने लफ्जों से अपनी दहकती कातिलाना निगाहों से जलाती थी। जितना इस औरत ने इसे सताया था, जो किया था, वो कभी ज़मर खान को अपना न बनाता, मगर यही एक कमज़ोरी थी, पागलपन था। वो इससे दूर रह सकता था, मगर इसे किसी के साथ नहीं देख सकता था। वो इसके कदमों की डगमगाहट पर बेचैन होते सोफे से उठता, कमरे से बाहर निकल आया। बरामदे में अबासीन खान चारपाई के नरम गरम बिस्तर पर बैठा नाश्ता कर रहा था। गरम गरम खस्ता पराठे, मक्खन, 4 तले हुए देसी अंडे, दूध पत्ती ट्रे में इसके सामने रखी थी। अल्तमिश को देखते अबासीन के चेहरे पर नागवारी छाई थी। बगैरत। वो जेरे लब बड़बड़ाते सर झटकते नाश्ता करने लगा। कल से कुछ नहीं खाया था। भूख जोरों पर लगी थी। रात से खुद को जला जला कर वो चारपाई पर करवटें बदलते रहा। अब पहले जिमर को देखकर इसके चेहरे के नकूश बिगड़े थे, अब अल्तमिश खानदादा को देखकर चेहरे का जाविया बिगड़ चुका था। अल्तमिश मिट्टी के सहन पर भारी कदमों से चलते वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़ा हुआ। वो बुरी तरह कपकपा रही थी। वो इसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। अल्तमिश इस तरह भी अंदाज से चक्कर लगाने लगा। गुलमकई और अब्बासीन अल्तमिश को वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़े देखकर गुस्से से खोल रहे थे। जमीर खान की चीखें लफ्ज वो भूल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था अल्तमिश को गालियां नहीं, इन्हें गालियां दे रही हो। जमीर खान धुले हुए चेहरे के साथ बाहर आई। अल्तमिश को देखते वो रुकी थी। वो दोनों की निगाहें चार हुई। वो अपना निशान ज़दा चेहरा चादर में छुपा गई। वो नहीं चाहती थी गुलमकई और अब्बासीन उसका चेहरा देखे। अल्तमिश सिमर की तरफ बढ़ते इसकी कलाई सख्ती से जकड़ गया। सिमर खान ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। वो उसकी कलाई जकड़े तेज तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ गया था। गुल में कही तुमने कभी दुनिया का सबसे बड़ा बगैरत देखा है? अबासीन ने नाश्ते की ट्रे दूर खिसकाई। गुलमगई से सवाल किया, जो हौंकों की तरह किचन को देख रही थी। नहीं। गुलमकई ने सरनफी में हिलाया। अल्तमिश खानजादा वो चारपाई से उठते अपनी चादर कंधों पर झटक गया। गुलमकई ने गुस्से से अबासीन को देखा। अल्तमिश के लिए ये लफ्ज इसे अच्छा खासा चुभा था। अरे अबासीन, ये खाना तो खत्म करो। वो ट्रे में वैसे ही नाश्ता देखकर इसे गेट से बाहर निकालते देखकर चीखी, इस चुड़ैल को खिला दो। रात से भूखा होगा वो चुड़ैल, हमारा लाला का खून पीकर कहाँ इसका पेट भरा होगा। अबासीन गुस्से से बड़बड़ाते घर से निकल गया था। गुलमकई गहरा सांस भरते ट्रे उठाए किचन की तरफ बढ़ी थी। लकड़ी का भारी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो जिमर खान एक पीढ़ी पर पीढ़ी पर बैठी हुई थी। इसके सामने प्याले में गर्म चाय और शीरमाल पड़ा था। वो सर झुकाए खामोशी से शीरमाल चाय में डिप करते छोटे छोटे लुकमे ले रही थी। अल्तमिश इसके सामने एक पीढ़ी पर बैठा था। वो गुल मकई को देखते खड़ा हुआ था। अपनी भाभी को खाना पकाना सिखाओ। रोटी सालन अब इसके हाथ का ही खाऊंगा। बर्तन कपड़े वो खुद ही धो लेगी, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। अल्तमिश सर्द लहजे में बोलते किचन से निकल गया। जमीर खान निगाहें झुकाए खामोशी से अपने हलक से शीरमाल उतारने लगे। ये बार इस सर्द बर्फीले शहर के नीचे छुपा हुआ था। कोई बोर्ड नहीं, कोई लाइट नहीं। कभी ये बार आबाद हुआ करता था। यहाँ अब कोई माफिया का सरगना नहीं था, इसलिए ये क्लब भी बर्फ की चोटियों के नीचे दब गया था। इस बार के पिछली तरफ एक फौलादी दरवाजा था। सामने बड़ा शीशे का दरवाजा था जो बर्फ से अटा था। अंदर सीयन जदा दीवारों पर जर्दी माइल रोशनियां थरथरा रही थी।
जैक कोने की कुर्सी पर बैठा था, पुश दीवार से लगी स्याह गरम लॉन्ग कोट पहने हुए था, चमड़े के दास्ताने और नीली आंखें जो पूरे कमरे को खामोशी से देख रही थी, जैसे भेड़िया किसी चमकती खाल को तोल रहा हो। एकदम वो फलादी दरवाजा खुला। क्लारस जेके का सबका साथी आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ था। जेके तो मर चुका था। अब कौन ऐसा ताकतवर था जो आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा था? इसे खबर मिली थी कि जेके वापस आ चुका है। वो मरा नहीं था, मगर इसके पास अब कोई पावर नहीं थी। वो तो अपनी जान बचाने के इधर उधर सर छुपा रहा था। लॉरेंस तजस्सुस में जेके से ही मिलने आया था, बल्कि वो असल में जेके को खत्म करने आया था। अब भी जमीन के नीचे छुपे बैठे हुए जेके लॉरेंस तस्हीक से बोला, नहीं लॉरेंस, मैं नीचे से हुकूमत कर रहा हूँ। जैक ने नजर उठाए बगैर शराब का घूंट लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जैक। लॉरेंस इसकी बर्फीली आवाज उलझन का शिकार हुआ। सीलन जदा ठंडे बार में गंभीर खामोशी छा गई थी। लॉरेंस जेकी की स्मर्ट बर्फीली आवाज पर हैरान हुआ था। फोन पर तो जेकी की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी, मगर यहाँ इसने आखिरकार नजरें उठाई, आंखें ठंडी मगर जानलेवा, लबों पर सर पुरस्कार जानदार मुस्कुराहट। तुमने मुझसे चोरी की, मुझसे झूठ बोला, पुलिस को मेरे ठिकानों के बारे में बताया। जैक ने शराब का घूंट भरते नरमी से कहा। लॉरेंस के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। बार की बत्तियां तकरीबन गुल थी। वो दोनों एक दूसरे को बमुश्किल ही देख रहे थे। और अब यहाँ ऐसे आए हो जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं। जैक बोतल खोलते ड्रिंक ग्लास में अंडेलते लगा। लॉरेंस ने गला खंगार कर गला साफ करते कुछ कहने की हिम्मत जुटाने लगा। जैक बस थोड़ा आगे झुका, 1 इंच शायद। मैं गद्दारी को माफ करता हूँ, लेकिन गद्दार को नहीं। वो सर्द लहजे में बोलते अपने सामने पड़ी टेबल को भारी बूट वाला पाँव मार गया। टेबल अलर्ट कर दो। जागरी थी, दूर जागिरी थी। लॉरेंस खौफ से कांपने लगा। विलियम पार्कर। लॉरेंस अपने गार्ड्स को पुकारते चीखा था जो बाहर खड़े थे। लॉरेंस की चीखों पर जैक का फलक शगाफ कहकर गूंजा था। बार की बत्तियां रोशन हुई, जैक के फलक शगाफ कह के गूंजते ही जा रहे थे। लॉरेंस मजीद खौफजदा हुआ था। चारों तरफ जैक के गार्ड्स स्याह यूनिफॉर्म में मुस्तैदी से खड़े थे। बार के डांसिंग फ्लोर पर नीम बढ़ाना लिबास में अंग्रेज लड़कियां डांस कर रही थी। लॉरेंस समझ चुका था इसे जाल में फंसाया जा रहा है। क्लब के अंदर मौसीकी अब धमाकों की तरह चल रही थी। हल्की नीली और सिर्फ रोशनी के बार के वस्त में चमकता हुआ ग्लास टेबल लगा था और इर्द गिर्द कुर्सियां। जैक मुस्कुराते हुए उठा था और इस ग्लास टेबल के गिर्द एक कुर्सी पर विराजमान होते अपनी दोनों टांगे टेबल पर क्रॉसिंग में रख किया था। इर्द गिर्द गार्ड्स की काली शर्ट्स में तने हुए जिस्म, सरों में एयरफोन लगाते, आंखें जैसे एक पल के लिए भी झपकती ना हो, वो ऐसे ही तनकर जैक के गिर्द खड़े थे। जैक लॉरेंस को देखते हंसते ही जा रहा था। तुम्हें पता है, बहादुरी ये नहीं होती कि अकेले कहीं भी मुंह उठाकर आ जाओ। जंगें यहाँ से जीती जाती हैं। वो कनपटी पर उंगली बजाते हंसा था। ये गार्ड मेरी ताकत है और मेरी जीत मेरा दिमाग। वो फलक शगाफ कह के लगाता जा रहा था। डांस फ्लोर पर लड़कियां रक्स कर रही थी, सुनहरी कपड़ों में लिपटी, सुनहरे बालों वाली धुन पर थिरकती और खुफिया निगाहों से मेज पर नजरें जमाए लड़कियां इसके दहशतनाक कहकों पर बिना रुके रक्स कर रही थी। ये कह के इन्हें लाहौर खौला रहे थे। जैक अपने मखसूस अंदाज में कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। तलाई पर ब्रांडेड घड़ी जिसमें हीरे जड़े थे, चेहरे पर वही सस्ती मगर खतरनाक मुस्कुराहट, हाथ में ताश के पत्ते थे। लॉरेंस इसके इशारे पर इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। वही होना था जो हमेशा होना था। जेके ऐसे ही मौत का खेल खेलता था। यानी आज लॉरेंस की जीत होगी या मौत। सब शर्तें एक तरफ जेके, और आज तुम्हारे साथ मेज पर बैठने की कीमत भी शायद मेरी जान ही हो। लॉरेंस ताश के पत्ते पकड़े गले में गिल्टी सी उभर के साथ बोला। कनपटी पर पसीने की धार बह रही थी। जेके नहीं, जैक। जैक शातिराना मुस्कुराहट के साथ कहका लगा गया। अगले ही लम्हे वो संजीदा हुआ था। तुम गलत समझे। मेज पर बैठने की कीमत तुम तब अदा कर चुके थे जब तुमने मेरे नाम से धोखा दिया था। जैक ने नरमी से कहा। पत्ते पर पत्ते गिरने लगे। लॉरेंस के हाथ कपकपाने लगे। ताश का आखिरी पत्ता टेबल पर गिरा था। जैक के हाथ में रॉयल फ्लैश था। मेज के गिर्द एक लम्हे को खामोशी छा गई। जैक ने आईब्रो उठाए, सबको देखा। इसकी निगाहों का मतलब समझते शोर, सीटियां, तालियां बजना शुरू हुई। लड़कियां मजीद तेजी से रक्स करने लगी। जैक के हाथ में पिस्टल देखकर सब समझ गए थे
जैक जीत गया है। किंग जीत गया है। जैक ने ग्लास उठाया, शराब का घूंट लिया और लॉरेंस के सामने झुककर आहिस्तेगी से कहा, तुम्हारे लिए खेल खत्म हो चुका लॉरेंस, अब सजा सुनने का वक्त है। दो गार्ड्स लॉरेंस के पीछे खड़े हो गए। जैक ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, जैसे वक्त भी इसके इशारों का पाबंद हो। मुझे ये बताओ, जरमिश खान को अगवा करने में तुमने रोबोट का साथ दिया था, रॉबर्ट का साथ दिया था? जैक ने मजीद झुकते हुए ठंडे लहजे में सरगोशी की थी। जैक के सवाल पर लॉरेंस पसीने में नहलाया। नहीं, वो सर नफी में हिलाते झूठ बोलने लगा। गुड, फिर तुम्हें तकलीफ कम होगी। जैक इसके झूठ पर गहरा मुस्कुराया था। तुम्हें वहीं ले जाया जाएगा जहां कोई नाम नहीं लेता, जहां रोशनी सिर्फ बंद आंखों में आती है, और जहां तुम सिर्फ एक किस्सा बन जाओगे जो बाकियों को सुनाया जाएगा। धोखा ना दो, वरना जैक याद रखता है। वो बुलंद दबांग कहका लगा क्या डांस फ्लोर पर लड़कियां इसके कहके पर सहमते रुकी थी। जैक ने गर्दन घुमाई, इन्हें देखा और फिर तेजी से रक्स करने लगी। जैक आहिस्ते से कुर्सी से उठा था, मौसीकी तेज हुई थी, लड़कियां और तेजी से नाचने लगी। और जैक अपनी जीत का जाम बुलंद करता है, द गेम इज माइन, द थ्रोन इज माइन। जैक ने ऊंची आवाज में बोलते ड्रिंक का घूंट लेते ग्लास जमीन पर दे मारा। ग्लास छनाके से टूटा। साइलेंसर लगी पिस्टल से गोली लॉरेंस का दिमाग चीर गई थी। रक्स थमा था, म्यूजिक बंद हुआ था। जैक तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया था। जैक अपने गोल्डन ब्राउन सिल्की बालों में उंगलियां फेरते सफेद पुरस्कार महल में दाखिल हुआ। स्याह लॉन्ग कोट पहने, हाथों में स्याह दस्ताने, सर पर कैप पहने हुए था। वो जैसे ही अपने महल में दाखिल हुआ, एक गोल्डन बालों वाली लड़की इसके करीब आते इसका स्याह कोट उतार गई थी। अंदर का माहौल बेहद गर्म था। इसने जैक की हेड उतारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, वो हाथ के इशारे से इसे रोक चुका था। वो जैक का इशारा समझते इसी लम्हे वहां से चली गई थी। जैक के भारी कदमों का रुख इस कमरे की तरफ था जहां इसका दिल धड़कता था। वो तेज तेज कदमों से मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते इस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में निलुगु रोशनी ऑन थी। वो बेड पर नींद में महू इस्तराहत थी। चॉकलेटी सिल्की बाल तकिए पर बिखरे थे। वो आहिस्तेगी से चलते हुए इसके करीब गया और बगैर किसी कंबल की थी। कमरा फुल हीटेड था। इस वक्त स्याह गाउन में मलबूस थी। जैक के लबों पर गहरी मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। इसे एला ने रेड गाउन पहनाया। वो कैसे फूट फूट कर रोई थी। जैक वो लम्हा याद करके मुस्कुराया था। हिलजुए आंखों में आखिर मातम क्यों जारी हुआ? किसी लड़की ने इसे छुआ या फिर? वो मुस्कुराते हुए इसे करीब से देखने लगा। ये एक अच्छा था, ये एक चेहरा था जिसे वो घंटों बगैर पलके झपके देख सकता था। वो मध्यम सांसें ले रही थी। सांसों का मध्यम जीरो बम इसके नशीबो फराज में जैसे आग लगाए हुए था। वो भी साथ साथ हिचकोले भर रहे थे। जैक ने अपनी निगाहों को बेईमान होने से बमुश्किल रोका था। वो इसके नकूश को गहरी निगाहों से देखते अपनी खुरदरियां फेरने लगा। गरम खुरदरी उंगलियां नर्म और मुलायम नकूश पर महूस रक्स थी। नीली आंखों में गर्मी की हिद्दत थी। वो बेताब होते इसके मजीद करीब हुआ था। मुकाबल की गुलाब खुशबू जैक के हवासों पर छाने लगी। और करीब होते इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए इसकी रूह पर खुशबू अपनी सांसों में इंहेल करने लगा। बियर्ड की जुबान और अजब जानलेवा खुशबू से जरमिश नींद से बेदार होने लगी। इसकी घनेरी पलकें लरस रही थी। जैक होश की दुनिया में वापस लौटा। अलेक्सा, टर्न ऑफ द लाइट। ये एक डिवाइस है, वो हुक्मिया भारी लहजे में बोला। इसी वक्त कमरे की लाइट्स ऑफ हुई थी। जरमिश की सांसें तेज हुई थी। वो इसके बिल्कुल करीब था, बल्कि इसके ऊपर ही था। इसकी खुरदरी उंगलियां अभी तक इसके नपूंछ पर थरथरा रही थी। कमरे में घुप अंधेरा था। वो अपने ऊपर झुके हुए स्याह हिरले को देख नहीं सकती थी। वो इस पर अपना मुकम्मल वजन नहीं डाले हुए था, मगर इसकी खुशबूदार सांसें जिनमें हिद्दत थी इसके नकूश को झुलसा रही थी। जैक का खुफिया कमरा, ये सर्द रात का ये मुकम्मल अंधेरा, हर तरफ दहशत से थी। एलेक्सा, टर्न ऑन द लाइट। जरमिश ने घुटी घुटी आवाज से जैक की नकल उतारी। जैक इसकी चालाकी पर हंस दिया था। दीवार पर बर्फीले आईनों का अक्स और दूर कहीं घड़ी की सुइयां जलने की आवाज आ रही थी। कमरे में कुछ ना हुआ, खामोशी थी, मुकम्मल खामोशी। जरमिश ने सांस रोकी। वो इसके नीचे छटपटाने लगी। अंधेरे में जैक की हंसी की गूंजी बढ़ती थी।
धीमी, गहरी और खौफनाक हंसी। नाइस ट्राई, बट शी इज ओनली लिसन टू मी। जब मुस्कुराते हुए से कान में झुकी सरगोशी कर गया, जरमिश का दिल लरस गया। वो इसके सिक्स पैक चट्टानी सीने पर वो हाथ मारते पैनिक हुई। जग की सांस अब इसकी गर्दन पर बिखर रही थी। ये कमरा, ये कमांड, ये आवाज सब मेरे हैं। जैसे तुम सिर्फ मेरी हो। मैं इसके कान में सरगोशी करते उसके कान की लो को चूमने लगा। जरमिश इससे गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। अलेक्सा, डैम टू डेट, वो भारी लहजे में बोला। कमरा धीरे धीरे सिर्फ रोशनी में भर गया, जैसे खून का साए दीवार पर फिसलने लगे हों। जरमिश ने गहरी सांस लेते सरा सींगे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो चुका था। मैं सिर्फ ब्लड ट्रेस 20 की हूँ, सिर्फ इसकी। खबरदार मुझे छुआ, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। जैसे पहले तुम्हारा हाल किया था, अब भी वही करेगा। वो जैक का मुंह नोचते गुर्राई। वो इसी लम्हे जरमिश की कलाइयां पकड़ते तकिए पर लगा गया। जग की सांसें तेज हो चुकी थी। गोल्डन ब्राउन बालों से पसीना टपकने लगा। सरमिश की पेशानी पर गिरा। तुम किसकी हो ये तो वक्त बताएगा, मगर मैं तुम्हारे इस लट्रिस पीस से मिलना चाहूंगा। मगर इससे पहले जग का मुंह तो मीठा कर दो। कितने ही खून करके आया हूँ, कड़वाहट से भर चुकी है मुंह में। वो कहते इसके लबों पर झुकते इसकी सांसों को जकड़ क्या। जरमिश बिन आब मछली की तरह तड़पने लगी। उसकी सांसें मुकम्मल तौर पर चुराते उसकी सांसों को आजाद कर क्या। दोनों गहरे सांस लेते एक दूसरे पर अपनी सांसें छोड़ रहे थे। तुम्हारी किस एक जहर की तरह है, जो रगों के साथ खून भी नीला कर देती है। मगर आई लाइक योर किस, माय वेनम। उसके कान में सरगोशी करते बेड से उठते कमरे से निकल गया। सर में शोंधे मुंह होते अपने लबों पर इसका लम्स हथेलियों से मिटाते फूट फूट कर रोती थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।